तो आपण काल बघितलं हिंदीच्या लेक्चरमध्ये कि संधिचा जो टॉपिक होता स्वर संधि वो हमने कल देख लिया था। तो उसका जो सेकंड टॉपिक है व्यंजन संधि वो आज हम देख लेंगे। जो स्वर संधि थी वो हिंदी और संस्कृत के स्टूडेंट दोनों के लिए सेम थी और कोई भी फर्क नहीं था उसमें, टोटली सेम थी। और व्यंजन संधि भी तो सब सेम है, सब रूल्स है जो हिंदी में फॉलो होते हैं वही संस्कृत में भी फॉलो होते हैं। तो उससे पहले थोड़ा हम बेसिक देख लेंगे कि कल मैंने सिर्फ इसका ही बोला था त्र का कि त्र कैसे बनता है। तो आज हम व्यंजन संधि के साथ वर्ग भी देख लेंगे कि कौन से वर्ग को क्या बोलते हैं और कौन से जो संयुक्त व्यंजन है वो किस तरह से तैयार होते हैं, क्योंकि कभी कभी संधि में वो आ जाते तो समझ में नहीं आती कि इधर कौन सा अक्षर लिखा जाए। तो फर्स्ट हमने कल स्वर देखे थे अ से अम तक। अभी हम व्यंजन देखेंगे क ख ग घ ज, उसको बोलते हैं क वर्ग। उस पूरे जो 5 है इसको बोलते हैं क वर्ग, क वर्ग में आते हैं। इसको बोलते हैं पहला वर्ण, पहला वर्ण या फिर पहला व्यंजन। इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा और इसको पांचवा नंबर से उन सबको। फिर एक च छ ज झ त्र, इसको बोलते हैं च वर्ग। स्टार्टिंग च से इसके लिए च वर्ग बोलते हैं। और इसको पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग बोलते हैं। और जो बीच के बच्चे इन सबको बोलते हैं ह्रस्व वर्ण। और जो इधर का एक ग्रुप बचा है लास्ट वाला पांचवा वर्ण इधर तक, इनको बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन या फिर पांचवा वर्ण भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि क वर्ग में पहला वर्ण कौन सा होता है, च वर्ग कौन सा होता है, ट वर्ग कौन सा होता है, त वर्ग कौन सा होता है, प वर्ग कौन सा होता है। बेसिक क्लियर होना चाहिए और किसको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं और किसको ह्रस्व वर्ण बोलते हैं। कि बाद में लिखते समय ऐसे लिखेंगे नहीं ना क डायरेक्ट क वर्ग लिखूंगी ट वर्ग लिखूंगी, तो पूरा क्लियर होना चाहिए कि ट वर्ग में आते कौन कौन है और त वर्ग में आते कौन कौन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर है कल हमने इसकी बात की थी कि कैसे बनता है कि त हलंत त प्लस हलंत र आता है और उसके साथ जब स्वर मिलता है इधर तब यह वाला त्र बनता है। वैसे श्र होता है, श्री मतलब श्र, श प्लस हलंत र प्लस अ। जब एक मतलब यही सीक्वेंस आता है किसी भी अक्षर में सेम सीक्वेंस तभी वो श्र बनता है। फिर न्य कैसे बनता है, ज प्लस त्र प्लस अ हलंत त, ज प्लस हलंत त्र प्लस अ। जब एक तीनों का सीक्वेंस सेम आता है तभी न्य बनता है। फिर श क हलंत क प्लस हलंत श प्लस अ तो श बनता है। फिर अन अ प्लस न अन बनता है। तो इन मतलब ये जो बाकी के व्यंजन और स्वर को मिला के जो शब्द बनते हैं, अक्षर बनते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और ये इधर का ग्रुप था। आपको इधर ध्यान में रखना होगा कि कैसे संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं और उनका जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं, खुद हम भी भूलते हैं। तो व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल है पहले वर्ण के पश्चात। पहला वर्ण मतलब क च ट त प, ये 5 पहले वर्ण है। उनके पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण मतलब क के इसमें तीसरा वर्ण कौन सा आता है, ग आता है, फिर घ आता है, तो तीसरा और चौथा वर्ण अगर आ जाए या फिर य र ल व ह इनमें से कोई, या फिर स्वर तीसरा और चौथा वर्ण या फिर इनमें से कोई आ जाए तो वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। मतलब अगर क होगा तो क रिप्लेस होगा ग से, च होगा तो च रिप्लेस होगा ज से, ऐसे रिप्लेस हो जाते हैं। तो पहले है दिक प्लस गज, इधर पहला वर्ण है, फर्स्ट वर्ण पहला वर्ण है और सामने कौन है, तीसरा वर्ण है उसी के वर्ग का। तो अभी क्या होगा कि क है वो रिप्लेस हो जाएगा ग से, हलंत ग, और बाजू वाला बचा एज इट इज, ऊपर का भी एज इट इज। और जब हम दोनों को मिलाएंगे तो नया वर्ड बनेगा फिर दिग्गज। उधर भी वैसे ही है कि इधर सत है, त है, त का त थ द ध न लिखती हूँ मैं, तो त थ द ध न, इधर त है और त के सामने स्वर आ गया या फिर तीसरा चौथा वर्ण आता तो भी वो कन्वर्ट हो जाता।
तो जैसे स्वर है आ गया, तो ये द कन्वर्ट होगा द में, उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण, तो द में कन्वर्ट होगा हलंत द। बचा हुआ स एज इट इज लिखेंगे प्लस आचरण, तो द प्लस आ दा बनेगा। कल स्वर संधि में हमने पढ़ा था मिक्स हो जाते हैं, और इधर का स इधर फिर से एज इट इज लिखेंगे और ये बचा हुआ, तो नया मतलब अक्षर बनेगा सदाचरण। इधर त था, पहला वर्ण था त वर्ग का, और सामने आया स्वर, तो जब स्वर सामने आता है पहले वर्ण के बाद, तो वो पहला वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। त वर्ग था तो उसमें वो अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन बन गया द, तो द लिख दिया, तो को रिप्लेस कर दे द से, द प्लस आ दा बनता है, और ये पहले वाला स लिख दिया, जो बचा था पीछे वो लिख दिया, तो पूरा सेंटेंस मतलब अक्षर बन जाता है सदाचरण। वैसे दिक प्लस अंबर का है, इधर दिक है वो क वर्ग का अपना पहला व्यंजन है, क ख ग घ ञ। दिक प्लस अंबर वो अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, वर्ण है, और इधर आया स्वर सामने, स्वर है वो, तो फिर एक क है वो अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन बनेगा, रिप्लेस होगा ग के साथ, तो क की जगह पे हम लिख देंगे ग, और पहला वाला दी इधर का अंबर बचा हुआ, तो जब ये हलंत ग इस अन से मिलेगा तो इन दोनों को मिलाकर बनेगा दिगंबर। पहले वाला एज इट इज, और जो पीछे बचते तो वो भी एज इट इज है, और बीच में का जो स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उनको मिलाकर दिगंबर बन जाता है पूरा अक्षर। तो व्यंजन संधि का दूसरा रूल आहे, किसी भी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद, मतलब क या फिर ग के बाद अगर कोई नासिकीय व्यंजन आ जाता है, मतलब नासिकीय व्यंजन ञ त्र न न म, ये 5 आ जाते हैं या फिर आ जाएंगे, तो पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर, मतलब अगर कोई भी नासिकीय व्यंजन आ जाएगा क या फिर ग के बाद, तो उनके स्थान पर वो नासिकीय व्यंजन, उनके वर्ग का जो नासिकीय व्यंजन होगा वो रिप्लेस हो जाता है। तो नासिकीय व्यंजन मतलब अगर क के सामने आएगा फिर ञ, च की जगह पे आएगा त्र, त की जगह पे आएगा न, त की जगह पे आएगा न, प की जगह पे आएगा म, मतलब ये सब अपने ही वर्ग के जो नासिकीय व्यंजन होता है उसके साथ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल है कि जगत प्लस नाथ, ये पहला वर्ण है, और ये जो न है वो नासिकीय व्यंजन है, तो फिर अभी क्या करेंगे कि जो त है रूल के हिसाब से वो अपने ही वर्ग का नासिकीय व्यंजन बन जाएगा, तो त का नासिकीय व्यंजन भी नहीं होता है, तो हम त की जगह पे लिख देंगे हलंत न प्लस नाथ। और हमने कल स्वर संधि में पढ़ा था जब भी कोई भी हलंत होता है तो सामने वाले वर्ड के साथ जुड़ जाता है, तो फिर यह हलंत न इसको जोड़ देंगे, तो आंसर बनेगा जगन्नाथ। मतलब जब इधर पहला वर्ण आ जाए या फिर तीसरा वर्ण आ जाए किसी भी वर्ग का और सामने नासिकीय व्यंजन है, फिर वो कोई भी हो, इन पांचों में से कोई भी नासिकीय व्यंजन आ जाता है तो वो अपने ही वर्ग का नासिकीय व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो त का नासिकीय व्यंजन होता है न, इसलिए त को कन्वर्ट किया न के साथ, और न हलंत है, तो न को जब हम मिक्स करेंगे इस न के साथ मतलब ज्वाइन करेंगे तो आंसर मिलेगा जगन्नाथ। वैसे उधर सेकेंड एग्जाम्पल षट प्लस मास, ये पहला वर्ण है और ये नासिकीय व्यंजन है प वर्ग का म, तो ट वर्ग का नासिकीय व्यंजन है न, तो ट की जगह पे हम लिख देंगे हलंत ञ प्लस मास, तो आंसर मिलेगा षण्मास। तो पहला वर्ण था और सामने जो आया था वो नासिकीय व्यंजन था प वर्ग का, और ट वर्ग कन्वर्ट होगा फिर उसके वर्ग के नासिकीय व्यंजन के साथ, तो उसका वर्ग का नासिकीय व्यंजन होता है ञ, इसलिए श प्लस मास, तो षण्मास बन जाता है वो। फिर इधर है वाक प्लस मय, यह क वर्ग का पहला वर्ण है और ये प वर्ग का नासिकीय व्यंजन है, तो क अपने वर्ग के नासिकीय व्यंजन के साथ कन्वर्ट होगा, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे ञ और पीछे आगे वाला वा। तो जब हम चारों को मिला देंगे चारों को मिला देंगे तो आपको आंसर मिलेगा वाग में। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर
प्लस साइन के पहले तीसरा या फिर पहला या फिर तीसरा वर्ग आएगा, तीसरे वर्ण आएगा, और सामने अगर कोई भी नासिकीय व्यंजन आ जाता है तो जो सामने वाला होता है प्लस साइन के पहले वो अपने वर्ग के नासिकीय व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उन दोनों को सिर्फ मिलाना होता है दो अक्षरों को, बाकी कुछ नहीं करना फिर इसमें। तो अभी व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि त संबंधी विशेषण। इसमें ना त संबंधी बहुत सारे रूल्स है, 7-8 रूल्स है, तो हम त के सारे रूल्स सभी एक साथ देख लेंगे। तो उसमें फर्स्ट रूल है, अगर त के बाद यदि ल हो, मतलब इधर तो होना चाहिए प्लस साइन के पहले, और बाद में अगर ल आएगा तो त ल में बदल जाता है। तो पहला वाला जो त होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ल में। तो इधर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि उत प्लस ले, सामने त है, और हमने अगर पढ़ा था अभी कि त के बाद अगर ल आएगा, मतलब इस त के बाद अगर सामने ल आता है तो त ल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो त हलंत है तो हम भी ल हलंत ही लिखेंगे, उल प्लस ले, फिर ये हलंत ल इसको जॉइंट होगा तो आपको आंसर मिलेगा कि उल्लेख। कैसे किया, त के बाद अगर ल आएगा तो त ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने भी लिखा, इधर त था इधर ल था, त के बाद ल आया इसलिए त तो था वो ल में कन्वर्ट होगा, और जो तो हलंत है तो हम उसको हलंत ही लिखेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। जैसा होता है वैसे ही कन्वर्ट करने का, अगर हलंत होता है तो हलंत में कन्वर्ट करने का, अगर पूरा होता है तो पूरा कन्वर्ट कर देंगे। तो उल प्लस ले, आंसर मिलता है उल्लेख। वैसे है तत् प्लस ली, इधर त है हलंत त है और बाद में ल आया तो ये ल तो एक तो ल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सामने का लिंग, तो आपको आंसर क्या मिलेगा हमको, तल्लीन। तो के संबंधी जो रूल्स है ना बहुत है, 7-8 तो है, पर वो समझने के लिए भी बहुत इजी है, पर थोड़ा दिमाग में रखना मतलब कठिन हो जाता है सेम रूल्स। तो सेकंड है, अगर त या ज के बाद यदि ज या छ हो तो त ज मतलब जो पहले वाला जो होगा वो कोई भी हो ज में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इधर है, अगर त और फिर ज के बाद प्लस साइन के बाद ज आए या फिर ज आए, ये दोनों भी है वो सिर्फ कन्वर्ट होंगे ज में, ऐसा वो रूल बोलता है। अगर त या ज के बाद अगर ज या झ आ जाता है तो पहले वाला जो वर्ड्स होता है वो होता है तो ज में कन्वर्ट हो जाता है, पहले दोनों भी वर्ड्स तो होता तो भी वो ज में बदल जाएगा, ज रहेगा तो भी वो ज में रहेगा, ज में कुछ परिवर्तन नहीं होता। तो वैसे ही इधर है सत प्लस जन, इधर त है, त के बाद ज आया तो भी त ज में कन्वर्ट होगा, हलंत ज प्लस जन, और आगे का स। जब हम चारों को मिला देंगे तो अपने को आंसर मिलेगा सज्जन। कैसे, त के बाद ज आया तो कन्वर्ट होगा ज में, तो हलंत था तो इसलिए हमने भी हलंत ही लिखा, चेंज नहीं है करने का। फिर इधर रहेगा सज प्लस जन और हलंत ज, उस जो को ज्वाइंट हो गया तो आंसर मिलेगा सज्जन। वैसे आगे उत प्लस ज्वल, इधर भी त है और त के सामने ज आ गया, हमने लिखा है त ज के बाद ज आता है तो सामने वाला अक्षर ज में कन्वर्ट हो जाता है। इधर त है सामने भी ज आ गया तो त जो कन्वर्ट है वो ज में हो जाएगा, और आगे का ज्वल उज प्लस ज्वल, तो एक ज उसको ज्वाइंट होगा तो आंसर आएगा उज्ज्वल। तो भी थर्ड रूल है, अगर त के बाद त या फिर ड हो तो त ड में बदल जाता है। मतलब अगर इधर ये लिखती हूँ, अगर त के बाद त या फिर ड होगा अगर त के बाद ट होगा तो त में बदल जाएगा, जो सामने वर्ड होगा ना शब्द होगा उसमें वो बदल जाएगा, व्यंजन होगा। अगर त के बाद ट व्यंजन होगा तो वो उसमें बदल जाएगा, और अगर त के बाद ड व्यंजन होगा तो त ड में बदल जाएगा, मतलब जो सामने व्यंजन होगा उसमें वो त कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अभी देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, इधर लिखा मैं तत् प्लस टीका, ये त व्यंजन है, सामने ट है तो त में बदल जाएगा, जो सामने है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो त प्लस टीका, हमने
त को कन्वर्ट किया जो सामने व्यंजन है उसमें। अभी मैंने हलंत क्यों लिखा, फिर त हलंत था तो इसको भी हलंत ही रखने का। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो आप मतलब हमें आंसर मिलेगा तटिक का। वैसे सेकंड एग्जांपल है वो ड से लिया मैंने। इधर त प्लस ड, त है और सामने ड आया तो त जो सामने वाला है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो त ड में कन्वर्ट होगा तो हम लिखेंगे उड प्लस डयन। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा उड्डयन। ध्यान में रखो कि त के सामने अगर ट आया तो त ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर त के सामने ड आया तो त ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसका फोर्थ रूल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर त के बाद यदि श हो तो मतलब त आएगा प्लस साइन के पहले और उसके बाद अगर श आएगा, इधर लिखते हैं, अगर त आएगा प्लस साइन के पहले और बाद में श आया तो त का छ होगा, मतलब त जो है वो च में कन्वर्ट होगा और जो श है वो छ में कन्वर्ट होगा। त के बाद अगर श आया तो त छ में कन्वर्ट हो जाता है और जो श है वो छ में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब दोनों भी कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग इसमें। तो इधर है उत प्लस श्वास, त आया, त के सामने श है तो त कन्वर्ट होगा छ में और श कन्वर्ट होगा छ में। जॉइंट होगा उसको। ओके, तो फिर अब हम इन दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा उच्च श्वास। तो आगे मतलब अगर त के सामने श आएगा तो त हलंत छ में कन्वर्ट होगा और जो ये वाला श है वो छ में कन्वर्ट होगा, सिर्फ छ, उसको हलंत नहीं करना, उसको पूरा लिख देने का। तो फिर क्या होगा, इधर बचेगा उच्च प्लस इधर बचेगा, तो अगर च और ये दोनों मिल जाएंगे तो मिलेगा उच्छ्वास। वास। त के सामने अगर श आया तो त छ में कन्वर्ट होता है और श छ, छ जो होगा वो पूरा होगा, हलंत नहीं करेंगे। इधर भी मैंने हलंत नहीं लिखा तो इधर भी वो हलंत नहीं होगा, पूरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो उच्च प्लस श्वास उच्च श्वास, उच्छ्वास सॉरी। फिर देखिए आगे सत प्लस शास्त्र, इधर भी त है और सामने श है तो त छ में कन्वर्ट होगा, हलंत छ में और ये छ में, मतलब छा होगा उसके सामने। ओके, तो अभी इधर लिखेंगे हम स, तो छ इसको जॉइंट होगा छ को, तो क्या होगा सशास्त्र। तो के बाद अगर श आया तो छ में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो श है वो छ में, इधर शा था इसलिए हमने शालिका छालिका। ओके, तो जब ये हलंत है तो इसको जॉइंट हो जाएगा इसलिए बन जाएगा सशास्त्र। तो फिफ्थ रूल है, अगर त के बाद यदि च या फिर छ हो तो त का च हो जाता है, मतलब अगर त होगा प्लस साइन के पहले और बाद में अगर च या फिर छ आएगा, इन दोनों से कोई भी आ जाए, दोनों में से कोई भी आएगा फिर भी जो त है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब छ आएगा फिर भी छ में कन्वर्ट होगा और छ आएगा तो भी छ में कन्वर्ट होगा। जैसे कि मैं एक ना इसका एग्जांपल देती हूँ, छ का लिखा नहीं है मैंने, दोनों भी छ के। ये तो क्या छ का एग्जांपल, तो दोनों टाइप के मैंने एग्जांपल ले लिए। मतलब क्या, अगर त के बाद च आएगा तो जो त है वो छ में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर त है प्लस साइन के पहले और बाद में च है तो हम त की जगह पे लिख देंगे हलंत च प्लस चारण, और जब यह च इस च को जॉइंट होगा तो आंसर मिलेगा अपने को उच्चारण। अगर त के बाद च आता है तो वो छ में कन्वर्ट होता है, अगर छ आएगा तो भी वो छ में ही कन्वर्ट होगा। तो इधर छ था प्लस साइन के बाद और पहले था त
त का रूल है कि अगर त के बाद च आएगा तो त च में कन्वर्ट होता है, इसलिए मैंने त की जगह पे च को रिप्लेस कर दिया और बाद में इन दोनों को जब मिलाया तो आप मतलब आंसर होता है उच्चारण। फिर आगे है जगत प्लस छाया। इधर मैंने छ का एग्जांपल लिया क्योंकि दोनों भी है ना, दोनों भी समझने चाहिए। त के बाद अगर च हो या फिर छ हो तो च में कन्वर्ट हो ही जाता है, ये छ में कन्वर्ट होता है। अभी तो च नहीं है पर छ तो है, तो त की जगह पे हम लिख देंगे च। इधर जग, मैंने त को च से कन्वर्ट कर दिया और जो इधर का बचा हुआ छाया। अब ये हलंत है, इसको चौकट जॉइंट होगा तो बनेगा जगत छाया। समझा कि अगर त या फिर च के बाद अगर त के बाद च या फिर छ आ जाए तो वो च में ही कन्वर्ट होता है, तो वैसे हमने इधर लिख दिया त के बाद में अगर छ है तभी त को छ में ही कन्वर्ट करेंगे और अगर त के बाद च है फिर भी त को च में ही कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों में से कोई भी आ जाए वो च में कन्वर्ट हो जाता है, च में। फिर आगे 6 वाला रूल, ये लास्ट रूल है इस त संबंधी नियमों का। तो फिर है कि यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द हो जाते, तो त है वो रिप्लेस हो जाते हैं द के साथ और जो ह है वो रिप्लेस होता है ध के साथ। मतलब अगर त के सामने ह आएगा तो त रिप्लेस होगा द से और ह रिप्लेस होगा ध से। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि तत् प्लस हित, इधर त है और सामने ह आ गया तो त किससे रिप्लेस होगा द से, तो त के स्थान पर उसके प्लेस पर हम लिख देंगे द। कन्वर्ट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया और जो ह है वो किससे रिप्लेस होगा तो ध से। उधर ही है तो हम लिखेंगे धी। एवरेज कन्वर्ट करना है, अगर उधर हा होता तो हम धा लिख देते, अगर हु होता तो धू लिख देते। मतलब जैसा उकार है जाना मात्रा वैसे सेम कन्वर्ट कर देने का। फिर अगर तुम इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर मिलेगा तद्धित। और एक एग्जांपल लिया हुआ उत प्लस हार, त के सामने ह आता है तो त किस में कन्वर्ट होगा द में, तो त को हम रिप्लेस कर देंगे द के साथ और जो ह है वो किस में कन्वर्ट होगा ध में। इधर हा है तो हम इधर लिखेंगे धार और इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा उद्धार। मतलब सिंपल है कि अगर त के सामने ह आता है तो त रिप्लेस होता है द से और ह रिप्लेस होता है ध से और फिर बस उतना ही रूल दिमाग में रखने को, सॉल्व कर देने का। तो त संबंधी जो नियम थे वो सब खत्म हो गए, 6 थे, हमने सब देख लिए। तो अब ये म संबंधी नियम, तो उसमें क्या होता है अगर पहले शब्द के अंतिम वर्ण म हो, मतलब जो फर्स्ट होता है प्लस एन पहले का जो शब्द होता है उसमें अगर लास्ट में म आएगा और उसके आगे किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण, मतलब क या फिर क वर्ग का, त वर्ग का त थ द, त या फिर द तीसरा वर्ण वैसे, या फिर कोई भी ह्रस्व वर्ण य र ल व श स ह आ जाए तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मतलब म कन्वर्ट हो जाता है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जो ऐसे छोटे डॉट देते हैं हम कभी कभी ऊपर, उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही इधर क्या है म है और सामने कौन आया, किसी भी वर्ग का पहला या फिर तीसरा वर्ण। वर्ण मतलब व्यंजन, वर्ण मतलब व्यंजन। तो ग कौन सा व्यंजन है, क वर्ग का तीसरा व्यंजन, मतलब क ख ग, पहला क है फिर ग है तो एक तीसरा व्यंजन आ जाता है। इस वजह से जो म है वो कन्वर्ट होगा अनुस्वार में, तो आंसर मिलेगा संगम। म कन्वर्ट होगा अनुस्वार में, जो हमने इधर दे दिया है। वैसे ही सम प्लस च है तो इधर म है और सामने आया पहला वर्ण, च वर्ग का पहला वर्ण च ही होता है व्यंजन, तो जो म है वो अनुस्वार में कन्वर्ट होगा, तो आंसर मिलेगा संचय। इजी है, अगर म वर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला या फिर तीसरा वर्ण आ जाता है या फिर ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण मतलब य र ल व श स ह अगर आ जाते हैं तो म
अनुस्वार में कन्वर्ट होते हैं। जैसे हमने इधर का म हटाया और स के ऊपर अनुस्वार दे दिया, बस इतना ही करना है। फिर आगे है न संबंधी नियम। इसमें है यदि रु, र तथा श, मतलब रु, ऋषि मतलब रु, र और श, इन तीनों के बाद अगर न व्यंजन आता है और बीच में अगर किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा तो भी चल जाएगा। तो जो इधर का जो न होगा वो कन्वर्ट होगा न में। मतलब अभी तक हमने जो भी रूल देखे उसमें पहले वाले जो होते थे वो कन्वर्ट होते थे। न संबंधी में न होता है वो न्य में कन्वर्ट होता है, न्य। तो फिर क्या है, इधर मैंने देखा है कि परी प्लस मान, सामने र है, ओके, और इधर पीछे न भी है, और बीच में इधर कोई भी आता है तो चल जाता है। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आएगा तो हम चला देंगे, चल जाता है। तो इधर र होने के कारण जो है न है वो न्य में कन्वर्ट होगा, परी प्लस मान, परिमान, ओके, परिमान, न न्य में कन्वर्ट हो गया। फिर वैसे इधर है शोष प्लस अन, श आ गया इधर, और सामने न है, बीच में स्वर भी चल जाता है, तो शोष प्लस अंश कहीं बनेगा शोषण। मतलब क्या, अगर न संबंधी में प्लस साइन के पहले जो पहला शब्द होता है उसमें री, रु तथा श, सॉरी र, रु, श, इन तीनों में से कोई तो आना चाहिए और सामने न आना चाहिए। और बीच में अगर कोई भी व्यंजन आएगा, जैसे कि न से पहले म था, इधर न से पहले अ था स्वर, कोई भी आ जाए बीच में तो चल जाता है। तो फिर जो न होता है वो न्य में कन्वर्ट होता है। तो परिमान, शोषण, ऐसे। मतलब इजी है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि न के बाद, सॉरी रु, र, श, इन तीनों के बाद अगर न आएगा और बीच में कोई भी व्यंजन तथा स्वर आएगा, फिर भी जो न है वो न में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो व्यंजन संधि का लास्ट रूल है कि अगर स का शन है, मतलब इसमें क्या होगा, स से पहले, मतलब इस स से पहले अ, सॉरी अ या फिर आ से भिन्न स्वर आया, मतलब ई, उ, ए, आई, ओ, मतलब कोई भी स्वर आया अ, आ से भिन्न, तो जो स है उसका श हो जाता है, स कन्वर्ट हो जाता है श में। मतलब इधर लिखते हैं, मतलब स से पहले अ से भिन्न स्वर आया तो जो स है वो कन्वर्ट होगा श में, ओके। इधर क्या है, अभी प्लस से, ओके। अभी इधर कौन सा स्वर है, मतलब इधर भी है, भी है मतलब ई तो होगा ही, तभी तो वो भी बना। जैसे मैंने कल भी बोला था कि क प्लस ई, पहली की, हलंत क प्लस दीर्घ ई, दूसरी की। तो वैसे ही जब भ में, मतलब भ प्लस ई, ओके, जब इस भ में जब रस्वई मिलेगी तभी उसको पहली गारंटी मिलेगी, तो मैंने उसको निकाल दिया, उसमें का जो स्वर था उस व्यंजन से मैंने निकाल दिया, मतलब अब प्लस ई प्लस से, ओके। तो जो ई है, इस ई के कारण जो है स है वो किस में कन्वर्ट होगा, श में। मतलब इन शॉर्ट यही है कि अगर स के सामने अ से भिन्न स्वर आया तो जो स है वो श में कन्वर्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। तो जरा समझना चाहिए कि अ और आप, मतलब स्वर समझने चाहिए व्यंजन में कि स्वर कैसे हम ढूंढ सकें। भी कब होते थे, जब भ में ई आ जाता है तो वो भी बन जाता है, मतलब उधर ई है, अ से भिन्न स्वर है, इस कारण से स में श होगा, जो स था वो रिप्लेस होगा श से, और जब हम इन तीनों को मिलाएंगे दोनों को तो आंसर मिलेगा अभिषेक। वैसे उधर है वी प्लस सम, स से पहले कौन सा मतलब कौन सा स्वर है, ई है, अ से भिन्न स्वर आया, ई स्वर आया, तो ये जो स है वो श में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा विषम। जो स के जब मतलब जो स है उसको हम रिप्लेस करेंगे श से, और बाकी के दोनों एज इट इज बाजू में लिख देंगे। तो ये थे व्यंजन संधि के रूल जो हमने देखे, पहले दो रूल्स थे, फिर तत्संबंधी नियम, फिर
स का श, न संबंधी, म संबंधी नियम, इतने सारे जो है व्यंजन संधि में। और जो व्यंजन संधि के रूल्स है वो संस्कृत के बच्चों को और हिंदी की जो बच्चे, दोनों की जो रूल्स है वो सेम है, कोई भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है व्यंजन संधि में। और जो विसर्ग संधि का जो डिफरेंस वो लिटिल बिट है। और जब मैं मतलब संस्कृत पढ़ाती हूँ तभी मैं उनका जो संधि का पार्ट होता है वो मैं तभी सॉल्व करती हूँ उनकी स्वाध्याय के वक्त। तो जो एक ही डिफरेंस है वो मैंने कब का पढ़ा भी दिया, मैंने देखा वो वही एक डिफरेंस है विसर्ग संधि में, जो हमने बहुत पहले कंप्लीट किया था। मतलब जब विसर्ग का और जब अ का कुछ हो जाता है तो अ इस एस की तरह कन्वर्ट हो जाता है, तो वही एक विसर्ग संधि में डिफरेंस है जो संस्कृत में एक्स्ट्रा हिंदी में नहीं है। और जो यह संधि है हमने पहले ही स्वाध्याय सॉल्व करते समय कर दी थी, तो जैसे जैसे स्वाध्याय भी आएगा संस्कृत में मैं बता दूंगी कि कौन से अगर डिफरेंस आएगा तो मैं बता दूंगी उधर ही स्वाध्याय सॉल्व करते वक्त कि कौन सा डिफरेंस है।